Hello and welcome to all. Today we will talk about biogeochemical cycle. इसमें मेनली 4 टाइप की साइकिल्स के बारे में हम बात करेंगे। टेट्रीटिवोर्स, कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया, कुछ स्पीसीज के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली वी विल एंड अप विद सवाना वेजिटेशन। उसके क्या फीचर्स होते हैं, किस टाइप की वहाँ फ्लोरा फोना क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2021 में पूछे गए थे। अगर आप इनको जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको एनेबल करेगी किस बात के लिए कि आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ जो यूपीएससी हर साल हर सब्जेक्ट एरिया से PYQ के बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेम करती है। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, यानी जो नीचे दी गई बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें से द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल, यानी जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है उसकी वजह से जो मतलब वो एक मेन सोर्स की तरह काम करता है किस बात के लिए, न्यूट्रिएंट के रिलीज होने के लिए और साइकिल के स्टार्ट होने के लिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। हिंदी में इनको बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र। इनमें चट्टानों का अपेक्षय होने की वजह से कौन से पोषक तत्व मतलब उसमें एंटर करते हैं साइकिल में। एट दिस पॉइंट आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए क्या पूछा गया है, क्या मतलब है इन शब्दों का, एटलीस्ट इतना कोशिश कीजिए और कुछ ना कुछ तो आंसर मार्क कीजिए जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी यानी फॉस्फोरस साइकिल। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं? ये पाथवे हैं इस चीज़ के, ये दिखाने के या फिर ये बताने के कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर, वो सब कैसे एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में सर्कुलेट हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या पाथवे है, यानी वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। सभी हर टाइप के जीवित और निर्जीव सभी टाइप के कंपोनेंट्स में ट्रैवल करते हुए इस तरह से वो जहाँ से शुरू होते हैं अलग अलग जगह ट्रैवल करके वापस वहीं आते हैं। उस पाथवे को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ये कई टाइप की होती हैं, उन टाइप्स में से एक टाइप है फॉस्फोरस साइकिल, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? मतलब जो साइकिल फॉस्फोरस के मूवमेंट का पाथवे बताए, यानी फॉस्फोरस किस तरह से अर्थ के लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, बायोस्फेयर में मूव कर रही है और वो अलग अलग जगह अलग अलग फेस में कैसे अपना रूप बदल रही है, उस चीज़ को फॉस्फोरस साइकिल बोलेंगे जो उस चीज़ की मूवमेंट को बताए। एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो गैसियस फेज में एंटर नहीं करता इजीली, मतलब दैट इज़ द मेन पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि अगर ऑप्शंस में ये फ्रेम कर दिया जाए कि फॉस्फोरस जो साइकिल है उसमें फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में मेजर रोल प्ले करती है तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। बाकी सभी स्पेस में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में, बायोस्फेयर, ये फॉस्फोरस की रोल प्ले करती है। साइकिल की जो बिगिनिंग है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से होती है। वो रॉक्स जिनमें फॉस्फेट मिनरल्स हैं, चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के टूटने से जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाती है पानी और मिट्टी में, एंड देन इट एंटर्स इनटू
वहाँ से साइकिल बिगिन होती है, उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई इट एंटर्स इनटू फॉस्फोरस साइकिल। इमेज में आप देख सकते हैं दीज आर दी रॉक्स माउंटेन्स। यहाँ से ये टूटती है, टूटने के बाद सोइल में एंड देन कुछ वाटर में। इस टाइप से जो फॉस्फोरस है वो रिलीज होती है। सोइल की जो फॉस्फोरस है वो फिर प्लांट में जाती है, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, एनिमल के ज़रिए देन इट अगेन गोज बैक टू दी सोइल। डिकम्पोजिशन, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए अगेन सोइल में जाती है, सोइल से देन इट गोज अगेन सर्कुलेशन बन के इस टाइप से फॉस्फेट रॉक फॉर्मेशन होती है एंड इट गोज बैक अगेन माउंटेन्स उनकी रॉक्स बन जाती हैं। इस टाइप से पूरा जो सर्कुलेशन है मरीन इकोसिस्टम का भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी, दिस इज हाउ, इस सर्कुलेशन को ही साइकिल बोलते हैं। और जिस भी एलिमेंट की ये सर्कुलेशन है उसी का एलिमेंट का नाम आगे जोड़ देंगे। अगर फॉस्फोरस की है तो फॉस्फोरस जोड़ देंगे, कार्बन की है तो कार्बन जोड़ देंगे। फॉस्फोरस क्या है? इतनी देर से फॉस्फोरस फॉस्फोरस हो रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई फॉस्फोरस है क्या। ये एक नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल P है, एटॉमिक नंबर 15 है। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज के तौर पे, बेसिक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सोर्सेज की अगर बात करें कि फॉस्फोरस पाई कहाँ जाती है, रॉक्स और मिनरल्स में, ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वहाँ पे फॉस्फोरस आपको मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कि नेचर कैसा है फॉस्फोरस का, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स, हाईली रिएक्टिव होती है ये, और डीएनए आरएनए का ये की कंपोनेंट है। देन इट अपीयर्स एज वाइट, ब्लैक या रेड पाउडर। इट एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रोप्स, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती है, जैसे वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। एन इज गॉन। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। किस चीज़ में इसका यूज़ होता है? फर्टिलाइजर्स में, फूड एडिटिव्स में, डिटर्जेंट, मेटलर्जी, फ्लेम रिटार्डेंट्स, मैचेस वगैरह में इसका यूज़ होता है। इट लुक्स लाइक दिस। जो वाइट फॉस्फोरस है वो ऐसी दिखती है, रेड फॉस्फोरस इज लाइक दिस। सेकंड बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं चल रहा है, इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे आर कीवर्ड को। कार्बन साइकिल का मतलब क्या है कि फॉस्फोरस की जगह कार्बन को रख दीजिए। कार्बन की क्या मूवमेंट है एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में, किन किन जगह से कार्बन होते हुए जहाँ से उसकी साइकिल स्टार्ट हुई है, कहाँ कहाँ वो जाती है, कहाँ से जाके वापस आती है। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, जियोस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर टाइप के मीडियम में कैसे घूम फिर के कार्बन मूव करती है। जो कार्बन साइकिल की स्टार्टिंग है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या है? इन दिस प्रोसेस जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट की जाती है किस में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कौन करता है कन्वर्ट? जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन द साइकिल बिगिंस। कार्बन क्या है? तो कार्बन भी एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है। कहाँ पाई जाती है कार्बन? कार्बन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, लिविंग एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी कार्बन होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये अलग अलग एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स, ये सभी एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। वर्सेटाइल बॉन्डिंग है। वर्सेटाइल बॉन्डिंग से मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये अच्छे से बॉन्ड कर सकती है। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करती है। देन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, हाई। किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं कार्बन को? कार्बन का यूज़ फॉसिल फ्यूल्स में होता है। कार्बन बेस्ड मटेरियल्स जैसे ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह होते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये मेन कंपोनेंट है किसका? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह का। मेडिसिन वगैरह में भी कार्बन का यूज़ होता है।
carbon cycle, you can see in the image how it moves from atmosphere, and then this is vegetation, soil, marine biota, and this is industries. This is how it rotates from different sources. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन की मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन को जो ट्रेस करेंगे उसको नाइट्रोजन साइकिल बोल देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये साइकिल स्टार्ट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, राइट, उसको कन्वर्ट करना। वो किस चीज में कन्वर्ट करना? उस चीज में कन्वर्ट करना जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकें। इट इज द बिगिनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एज इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो नाइट्रोजन ऐसे के ऐसे है उसको यूज नहीं कर सकते, वो कन्वर्ट करनी पड़ती है। कन्वर्ट होने के बाद वो इट कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7 है। कहाँ सोर्सेज हैं इसके? सबसे ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, अराउंड 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। सॉइल एंड वाटर में भी मिलती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये डायटोमिक गैस है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है ये लेस रिएक्टिव है, लो वाटर सोल्यूबिलिटी है इसकी। कहाँ पे इसका यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में, प्लांट वगैरह की ग्रोथ में बेहद मदद करती है। फूड सेक्टर में भी जो फूड आइटम्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन मदद करती है। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। दिस इज़ द साइकिल ऑफ नाइट्रोजन। जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो ऐसी दिखती है, कैन सी इन द इमेज। लास्ट इज सल्फर साइकिल। इसमें सल्फर की मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रेस करते हैं अलग अलग जगह पे। ये साइकिल बिगिन होती है कहाँ पे? जब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। कहाँ से? वोल्केनिक एक्टिविटी से, वेदरिंग ऑफ रॉक से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। इन सब एक्टिविटीज से जब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सल्फर साइकिल। सल्फर इस टाइप का दिखता है, यू कैन सी। ये भी एक केमिकल एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक है, सिंबल S है, एटॉमिक नंबर 16 है। सोर्सेज क्या है इसके? अर्थ का क्रस्ट, जैसे मिनरल्स, ओर्स वगैरह, प्लांट्स। प्रॉपर्टीज क्या है? येलो क्रिस्टलिन सॉलिड रहता है ये रूम टेम्परेचर पे, इमेज में आप देख सकते हैं। इनसोल्यूबल है वाटर में, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, रिएक्टिव भी बेहद ज़्यादा है, और अलग अलग एलोट्रोप्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे रंबिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। कहाँ पे ये यूज़ होता है? केमिकल इंडस्ट्री में, सल्फरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह में, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री में इट इज़ यूज्ड। दिस इज द साइकिल ऑफ सल्फर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रिटिवोर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदहारी है, यानी डेट्रिटिवोर? अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड्स एंड सी हॉर्सिड्स, वुड लाइस। Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 5, 2, 3, 4 and 5 only, 1, 3 and 5 only, 1, 2, 3, 4 and 5। कौन से ऑर्गेनिजम्स आइटम्स इनमें से डेट्रिटिवोर हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी 3 ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड एंड वुड लाइस। अर्थवॉर्म्स को हिंदी में केचुआ बोलते हैं। देन मिलीपीड इज सहस्त्रपादी एंड कास्ट यूका इज। डेट्रिटिवोर क्या होते हैं? डेट्रिटिवोर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो अदर्स यानी दूसरों पे डिपेंड करें अपना खान पान के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो डेट्रिटिवोर किस पे डिपेंड करते हैं अपने खान पान के लिए?
दे डिपेंड ऑन दी डिकेइंग या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर ख़राब हो चुका है या ख़राब हो रहा है उस पे ये डिपेंड करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स वगैरह जो मरे हुए हैं, डिसीज़ वगैरह, ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है, उस सब पे ये डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं डेट्रीटिवोर्स के? अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, वुडलाइस, मैगेट्स। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनका? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये मदद करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र भी करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन और फर्टिलिटी बेहद इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है इनका, डिकम्पोजिशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। अर्थवॉर्म्स लुक्स लाइक दिस, millipede are these, and woodlice is this. Then two more organisms are mentioned in options, that is jellyfish and seahorses. Jellyfish क्या हैं? फ्री स्विमिंग मेरीन एनिमल्स हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं नेचर में, these look like this. Then seahorses are small marine bony fish, it is also carnivore in nature, it looks like this. इसका हॉर्स जैसा मतलब पोस्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सी हॉर्स बोलते हैं। सी मॉन्स्टर भी इसको बोलते हैं क्योंकि दीज आर हार्मफुल। थर्ड इज द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, यानी कॉमन कार्बन मैट्रिक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में भी कॉमन कार्बन मैट्रिक ही रखा है। इस चीज़ के लिए डेवलप किया गया, ए असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, बी enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, c enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, d assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time. Which one of the following is correct answer? Correct answer in this case is A, यानी कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है वो असेस करने के लिए डेवलप किया गया। किस चीज़ को असेस करने के लिए? कार्बन फुटप्रिंट को। कहाँ से? किसका कार्बन फुटप्रिंट? जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ऑपरेशंस है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब से जो कार्बन रिलीज होती है, एनर्जी यूज होती है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक इज ए मेजर किस चीज़ का? जो एनर्जी यूज़ हो रही है, कार्बन एमिशन हो रहा है कहाँ से? बिल्डिंग्स से या बिल्डिंग्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे, जैसे घर हैं, ऑफिसेज वगैरह हैं पूरी दुनिया में। यूएनईपी ने इसको लॉन्च किया अंडर इट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है कि सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट की जाएं, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल मटेरियल्स। मतलब क्या है इस बात का कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको ऐसा बनाया जाए कि वो इको फ्रेंडली हों, एनर्जी का कम यूज़ हो वहाँ पे उनको बनाते समय भी और उनको यूज़ करते समय भी, जिससे कार्बन का एमिशन कम हो और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में मदद मिल सके। मेन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक यानी सहजीवी संबंध, दोस्ताना संबंध भी बोल सकते हैं इनको, फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं, सिंपल वे में देखें तो ये कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ अच्छे से दोस्ताना व्यवहार में रह सकती हैं? नाइडेरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D, यानी तीनों ही स्पीसीज किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हैं।
यहाँ हम क्या जानेंगे कि तीनों ऑर्गेनिजम्स नाइडेरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ क्या हैं और ये किन ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हैं। नाइडेरियंस जो हैं ये एक्वेटिक मैमल्स एनिमल्स हैं, यानी जो पानी में पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर सॉल्टी होता है, दोनों ही टाइप के पानी में ये पाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जेलीफिश, कोरल्स, हाइड्रोइड्स। दिस इज द इमेज ऑफ कोरल्स। ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। कोरल्स इनमें एक ऐसे स्पीसीज हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, किसके साथ? जूजेंथेले के साथ। ये फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनकी? कोरल्स जो हैं इनको मदद करते हैं सनलाइट तक पहुंचने में, ताकि ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब अच्छे से कर सके। जूजेंथले जो हैं इनको कोरल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज हाउ दे एक्ट इन फ्रेंडशिप। फंगाई या फिर फंजाई क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स। हेट्रोट्रोपिक हैं नेचर में, यानी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। दीज आर प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स। यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर है इनका। यूकारियोटिक मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। देन जो माइकोरिजल फंगाई है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करती है किसके साथ? जो प्लांट की रूट्स हैं के साथ। दिस इज एन इमेज ऑफ फंजाई। प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामेसियम। यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर है इनका भी। ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और कुछ हेट्रोट्रोपिक होते हैं। कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली करते हैं। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। अलग अलग वैरायटी होती है इनकी। देन देयर आर सम प्रोटोजोआ दैट हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद टर्माइट का जो गट माइक्रोब्स हैं उनके साथ they have symbiotic relationship. Protozoa look like this. Last is the vegetation of savanna. Consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check. यानी जो सवाना वेजिटेशन है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, मगर जो स्मॉल ट्रीज हैं वो स्कैटर्ड हैं, दूर दूर देखने को मिलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ ट्री है ही नहीं। इस एरिया में जो ट्री जहाँ नहीं है, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली कैप्ट इन चेक बाय वन और मोर और ए कम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिससे वहाँ पेड़ नहीं हो पाते ज़्यादा। वो क्यों नहीं हो पाते उसकी वजह इसमें पूछ रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस? सवाना की वनस्पति के बारे में बात हो रही है। नंबर 1, बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, फायर, ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, सीजनल रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2, 4 and 5, 2, 3 and 4, 1, 3 and 5। ये बताना हमें इनमें से कौन से आइटम्स ऐसे हैं या फिर कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से सवाना में स्कैटर्ड ट्री हैं और कई जगह ऐसा कि ट्री नहीं बिल्कुल। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी। यानी फायर एक ऐसी कंडीशन है वहाँ नेचुरली ऐसा होता है कि आग लग जाती है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस हैं, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब बिल्कुल वैसा रहता है ड्राई कंडीशंस, हॉट टेम्परेचर कंडीशंस रहती है। देन देयर इज ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, जो चरने वाले तृणभक्षी प्राणी होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड फाइनली जो रेनफॉल है वो सीजनल होता है और बेहद कम होता है जब भी होता है। दीज 3 कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नो ट्रीज इन एक्सटेंसिव एरियाज। सवाना वेजिटेशन क्या है? ये वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। वुडलैंड ग्रासलैंड से मतलब ये क्या है कि कहीं कहीं ग्रास है,
कहीं कहीं पेड़ वगैरह हैं। देन मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। अराउंड 20% ऑफ अर्थ का जो लैंड एरिया है वो सवाना वेजिटेशन से कवर्ड है। क्या मेन फीचर्स हैं? फोना की बात करें तो यहाँ आपको लार्ज ग्रासलैंड और स्कैटर्ड ट्री मिलेंगे, जैसे भाई एलिफेंट ग्रास, रोड्स ग्रास, थॉर्न ट्रीज। फ्लोरा की अगर बात करें तो यहाँ आपको ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जैसे जेब्रा, एंटीलोप्स, जिराफ्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कार्निवोर्स की अगर बात करें तो लोयन, चीता, लियोपर्ड इस टाइप के इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। बर्ड्स जैसे रैप्टर्स वगैरह यहाँ मिलते हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ बेहद ड्राई और डिस्टिंक्ट वेट सीजन रहता है। सीजनल रेनफॉल है और वो भी बेहद कम है। वार्म एंड हॉट टेम्परेचर है। नेचुरल एंड फ्रीक्वेंट ओकरेंस ऑफ फायर यहाँ देखने को मिलती है। सोइल अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी, सैंडी, क्लेई, लेटेराइटिक। दिस इज हाउ सवाना वेजिटेशन लुक्स लाइक। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल और रेलिवेंट लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा। साथ के साथ आप अपने सुझाव भी शेयर कर सकते हैं जो हमें मदद करेंगे चीज़ों को और बेहतर बनाने में। थैंक यू।